हो गई? ठीक है सर। अब ध्यान सुनना आप लोग कि हमने इससे पहले वाली क्लास में स्वपरागण और परपरागण पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आंसर तो अपन को पता होगा, जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा भाई ये तो बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन क्वेश्चन समझना इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आप लोग यूं ही दे दोगे। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके एक दो, तो आप लोग ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, पर परागण की क्रिया के अंतर्गत, पर परागण परागण लिख देते हैं, परागण की क्रिया के अंतर्गत सह संबंध। ठीक है, पर परागण परागण की क्रिया के अंतर्गत सह संबंध, सहजीवन, सहोपकारिता, सह संबंध, सह जीवन, सहोपकारिता, सह संबंध, सहजीवन, सहोपकारिता को उदाहरण सहित समझाइए। थोड़ा शब्दों पे गौर करना है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें ये तीनों शब्द है ना, इनका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने ये वर्ड भी नहीं सुना होगा शायद साइंस में, सहसंबंध। वैसे शब्द से हम अर्थ को पकड़ सकते हैं। ठीक है, सहजीवन भी नहीं सुना होगा शायद, सहजीवन तो सुन रखा है आप लोगों ने क्योंकि 10वीं क्लास में आया था। सहोपकारिता भी नहीं सुना होगा। ठीक है, ये भी नहीं सुना, ये भी नहीं सुना, लेकिन ये सुना है। तो हम इस शब्द के आधार पर ही दोनों शब्दों का अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, सहजीवन। अब आप लोगों को याद है क्या सहजीवन? ये तो कैमरा तो चल नहीं रहा। आवाज जा रही थी? चलो कोई नहीं, मैं कैमरा वापस चल गया, कैमरा ऑफ हो रहा था। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। परागण की क्रिया के अंतर्गत सहसंबंध, सहजीवन और सहोपकारिता को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब हमें परागण में इन तीनों का क्या महत्व है ये समझाना है हमें। परागण में इन तीनों का क्या महत्व है ये समझाना है हमें। ठीक है, अब हमें ये वर्ड नहीं आता, ये वर्ड नहीं आता, लेकिन ये कभी ना कभी सुना है मुझे लगता है आप लोगों ने, सहजीवन। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों ने लाइकेन नाम सुना है क्या? लाइकेन। ठीक है, किसका सहजीवन है ये? कवक प्लस शैवाल का सहजीवन क्या होता है? लाइकेन होता है। सहजीवन का मतलब है कि जैसे कवक तो ये सफेद परपटी, ठीक है, सफेद रंग का कवक होता है, और शैवाल होती है हरे रंग की, ये इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो कवक होता है वो भूमि से जल को ग्रहण करके शैवाल को देता है, और शैवाल क्या काम करता है? हरे रंग का होता है तो ये वातावरण से भोजन बनाता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाएगा और ये भोजन कवक को देता है। मतलब दोनों अपना काम चला रहे हैं। कब? जब दोनों साथ साथ रहते हैं। जब दोनों साथ साथ होंगे तो अपना काम चलाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सहजीवन कहते हैं। आ गई बात समझ में? सहजीवन किसे कहेंगे? जब कोई दो जीव आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहजीवन। सहसंबंध का मतलब भी यही है कि जब दो जीवों का सहसंबंध अच्छा होगा तो वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सहोपकारिता का मतलब भी यही है कि जब दो जीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे हम सहोपकारिता कहते हैं। आ गई बात समझ में? शब्द समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब सह संबंध या सह जीवन किसमें चाहिए हमें? परागण में चाहिए। परागण में चाहिए अब हमें। तो अब परागण में चाहिए तो हमें आंसर अब पता चल जाएगा। अब तुम्हें केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं।
युक्का प्लस कीट, ठीक है। और दूसरा है एमोर्फोफेलस। अगला क्या है? एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस, एक तो युक्का, ठीक है, और एक एमोर्फोफेलस। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं इनको समझाता हूं कि भाई युक्का के पादप में कैसे होगा और इसमें कैसे होगा, ठीक है। इनको मिटा देते हैं, सहजीवन तो समझ में आएगी आप लोगों के। अब देखो ये युक्का का पुष्प है, ऐसे ही मैं कल्पना करके बना देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा सा बना देते, जैसा अपन को आता है बनाना वैसा बना देते हैं अपन तो, ठीक है साहब। यहाँ इसके स्त्री का पुंके से। अब देखो ये युक्का का पुष्प है, किसका पुष्प है? ये युक्का का पुष्प है। और यहाँ क्या है? शलभ कीट, ठीक है। अब देखो शलभ कीट क्या करेगा? ये शलभ कीट इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रवेश करके ये अपने क्या करेगा? अपने अंडों को यहां त्याग देता है, ठीक है। अपने अंडों को त्याग देगा तो इसके अंडे यहां रहेंगे, और जब ये पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाएगा, ठीक है, तो ये जो इसके अंडे हैं वो लार्वा के रूप में क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो ये पुष्प क्या कर रहा है? इसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये पुष्प क्या कर रहा है? इसके बच्चों को सुरक्षा दे रहा है। बदले में ये कीट क्या कर रहा है? इसके जो पराग कण होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर इनको त्याग रहा है। तो ये कीट और युक्का का पुष्प दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। शलभ कीट के लिए युक्का का पुष्प क्या कर रहा है? इसके बच्चों की सुरक्षा कर रहा है। और शलभ कीट इसके लिए क्या कर रहा है? इसके लिए परागण कर रहा है, मतलब इसकी प्रजाति को बढ़ा रहा है। तो एक दूसरे में क्या हो गया? ये सह संबंध या सहजीवन, दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि कोई कीट इसके बच्चों को खा जाए तो सहोपकारिता, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब एमोल्फोफेरस में क्या होगा? इसमें भी यही होगा। इसका पुष्प तो काफी बड़ा होता है, 6 फुट जितना बड़ा, मतलब मुझसे भी बड़ा पुष्प होता है, ठीक है। अब मुझसे भी बड़ा पुष्प है, तो अब इस पुष्प में कोई कीट अपने अंडों को त्याग दे तो क्या होगा? कोई सी कीट पक्षी को दिखेंगे नहीं। अब किसी कीट पक्षी को वो दिखेंगे नहीं तो क्या होगा? बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। और कीट क्या कर देंगे? इसके परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से। अपन को तो केवल इस वर्ड पे गौर करना है। सहजीवन का मतलब है जब दो जीव आपस में एक साथ जीवन यापन करते हो, उसे सहजीवन कहते हैं। जीवन यापन कैसे करें? सहोपकारिता की तरह करें। सहोपकारिता का मतलब क्या है? दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सहोपकारिता। और सह संबंध, दोनों में आपसी संबंध होंगे, अच्छे संबंध होंगे तो ही तो सहोपकारिता दर्शाएगा। तो सहोपकारिता, सहजीवन और सह संबंध का मतलब है कि कोई दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक साथ जीवन यापन करते हैं, तो उसे हम सहोपकारिता, सहजीवन या सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। अब इस सहोपकारिता का संबंध किससे बताना हमें? परागण की क्रिया के अंतर्गत इनका क्या संबंध है? तो परागण का मतलब तो आप लोग समझेंगे कि पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब पराग कोश से निकालकर कहां ले जाना है? वृत्तिकाग्र पर ले जाना है, ठीक है। अब इसमें कौन सहायता कर रहा है? कीट सहायता कर रहा है, ठीक है। कीट सहायता कर रहा है, तो कीट परागण में पुष्प की सहायता कर रहा है, बदले में पुष्प इस कीट के बच्चों को सुरक्षा करता है। इन बच्चों की, इनके कीट के बच्चों की क्या कर रहा है? वो सुरक्षा, बच्चे मतलब लार्वा, लार्वा की क्या कर रहा है? वो सुरक्षा कर रहा है। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो यही क्या होता है? यही होता है परागण की क्रिया के अंदर सह संबंध। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भाई अजीब हो सकते हैं लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखे तो आप लोग सोचोगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहिर प्रजनन युक्तियों को समझाइए। बहिर्प्रजनन युक्तियों को समझाइए। अब ये क्या बला आ गई, हमने तो बहिर्प्रजनन पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अधिकांश पादप कैसे होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। अधिकांश पादप कैसे होते हैं, अधिकांश पादप क्या होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। इसलिए उनमें क्या होता है, अरे यार, इसलिए उनमें स्वपरागण होता है। पता है आप लोगों को, इसलिए उनमें क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उन पुष्पों में धीरे धीरे क्या होगी, प्रतिरोधक क्षमता कोमा उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ गई, प्रतिरोधक क्षमता में और उत्पादक क्षमता में कमी आती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादक क्षमता में क्या होगी, धीरे धीरे कमी होती जाती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ही पादपों ने किसको अपनाया है, इन कमियों को दूर करने के लिए पादपों ने बहिर्प्रजनन युक्तियों को अपनाया है। जैसे, ठीक है, जैसे पुष्प का एक लिंगी हो जाना, भिन्न काल परिपक्वता का होना, ठीक है, भिन्न काल परिपक्वता का होना, और हरकोगेमी, ये सब मैंने पहले वाली क्लास में बता दिए थे भाई, हरकोगेमी। तो ये सब जो लिखे हैं अभी मैंने, भिन्न काल परिपक्वता, एक लिंगता, हरकोगेमी, ये तीनों या और भी हैं, वो सब क्या हैं, ये सब बहिर्प्रजनन युक्तियां हैं। और क्वेश्चन क्या है, बहिर्प्रजनन युक्तियों को समझाइए। तो पहले तो हमें डायरेक्ट इनको नहीं समझाना है, हमें पहले ये हेडिंग बनानी है पहले तो समझाने के लिए। भाई द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं सभी पुष्प, उनमें क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। और स्वपरागण से क्या हो रहा है, स्वपरागण से धीरे धीरे पादप में प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता या उत्पादक क्षमता धीरे धीरे कम होती है। तो इस कमी को ही दूर करने के लिए पादपों ने क्या करा है, बहिर्प्रजनन युक्तियों को अपनाया है। मतलब पादप अब कैसे होने लग गए, उन पादपों के पुष्प एक लिंगी होने लग गए। और कैसे होने लगे बताओ, हरकोगेमी की आने लगी, भिन्न काल परिपक्वता का लक्षण उत्पन्न हुआ। तो अब फिर आप लोगों को यह बताना है एक लिंगता किसे कहते हैं, भिन्न काल परिपक्वता क्या है, हरकोगेमी क्या है। आ गई ना बात समझ में। पीडीएफ में आंसर सेम डिट्टो लिखा हुआ है, वहां देख लेना, समझना अपने को यहां पर है, ठीक है, हम समझ चुके होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहिर्प्रजनन युक्तियों को समझाइए। तो बहिर्प्रजनन युक्तियों का मतलब ही ये होता है, एक लिंगता को समझाना है, भिन्न काल परिपक्वता को समझाना है, हरकोगेमी को समझाना है। और ये मैं आप लोगों को अच्छे से पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग देखना, ये आप लोगों के क्वेश्चन आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन लिखने वाला, पर परागण या पराग स्त्री केसर संक्रषण क्रिया को समझाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है पराग स्त्री केसर संक्रषण क्रिया को समझाइए। दूसरा है पर परागण स्त्री केसर संक्रषण पारस्परिक क्रिया को समझाइए। पर परागण स्त्री केसर संक्रषण पारस्परिक क्रिया को समझाइए। देखो क्वेश्चन की ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो टिपिकल है, लेकिन इसका आंसर टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही टिपिकल है बस, इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया भी जो वो इसलिए कराए गए हैं कि इनकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन आंसर जैसे बताएंगे वो सब समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है। पर परागण स्त्री केसर संक्रषण पारस्परिक क्रिया को समझाए। अभी पता नहीं क्या हो रहा है। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया संक्रषण क्रिया को समझाइए। अब ये संक्रषण क्या है, ये क्या है, अपन को इस पे ध्यान नहीं देना है। अपन को तो कहाँ ध्यान देना है, पराग स्त्री केसर संक्रषण, पराग स्त्री केसर की क्रिया को समझाना है हमें तो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया। अब देखो मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया, ये क्या है पुंकेसर, और ये क्या है पराग कोश। इसमें क्या बनेंगे परागकण। और यहां ये क्या है, ये स्त्री केसर है। इसको समझाने के लिए मैं एक और बता देता हूं, ये स्त्री केसर, ये गुलाब का स्त्री केसर है और ये चमेली का स्त्री केसर है। ठीक है, अब देखो ये पुंकेसर किसका है, ये भी है गुलाब का। ठीक है, तो पराग कोश से परागकण निकलकर वायु के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया। ठीक है, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गया। अब इस गुलाब के पास गुलाब भी उग रहा था, चमेली भी उग रहा था। ठीक है, अब ये पहुंच तो गए, यहां से उड़ते हुए यहां पहुंच गए। अब यहां से अपना आंसर बन जाएगा कि पराग कोश के परागकण स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहां से आंसर बनेगा पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया को समझाइए। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया का मतलब होता है कि जब स्त्री केसर अपनी ही प्रजाति के परागकण को पहचान कर पराग नली को विकसित करती है। किसको विकसित करती है, पराग नली को विकसित करती है। अब यहां से गुलाब का परागकण इससे भी आया, इस पे भी आया, लेकिन पराग नली किससे विकसित होगी, केवल पराग नली इससे ही विकसित होगी, इससे विकसित नहीं होगी। तो पराग कण को अपनी ही जाति के स्त्री केसर के द्वारा पहचानने की क्रिया को, ध्यान से सुन रहे हो ना, पराग कण को अपनी ही प्रजाति के स्त्री केसर के द्वारा पहचानने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास सब क्रिया होगी। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है नर युग्मक का निर्माण पढ़ लिया, हमने मादा युग्मक का निर्माण पढ़ लिया, हम नर युग्मक को मादा युग्मक के पास ले आए, मतलब हमने परागण पढ़ लिया, ये हम यहां तक ले आए।
अब हम आगे की ओर जाने वाले हैं, अब ये अंदर की ओर, मतलब अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, निषेचन पढ़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आप लोगों के नर युग्मक का निर्माण कंप्लीट हो गया, मादा युग्मक का निर्माण कंप्लीट हो गया, परागण कंप्लीट हो गया, स्वपरागण, पर परागण की विधियां, जैविक अजैविक सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है। इस परागण तक के जो क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने अभी आप लोगों को जो टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं वो बोर्ड पे करा दिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो इसमें लैंग्वेज में ही आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के आज की क्लास छोटी ही रहेगी। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें, फिर बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि निषेचन का जो टॉपिक अभी स्टार्ट करूंगा तो मैं अभी इस 10-15 मिनट नहीं कर कंप्लीट पाऊंगा, तो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे हम। आगे बात समझ में? आज आप लोगों को क्वेश्चन ही देखने हैं, यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।